नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर भारत का विशेष कार्यक्रम खास मुलाकात। खास मुलाकात में हम ऐसे व्यक्तित्व की मुलाकात आपसे कराते हैं जिन्होंने अपने जीवन में नीचे से उठ कर के और आगे वो बढ़े हैं और ऊंचाइयों को उन्होंने नापा है और एक मिसाल कायम की है। तो इसी प्रकार के आज आपसे शख्सियत की मुलाकात हम करा रहे हैं जो इंदौर, धार, सागर, राजगढ़ आदि जिलों में जनसंपर्क अधिकारी रहे हैं और उसके पश्चात वो संचालक जनसंपर्क के पद से सेवानिवृत्त हुए। माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय में रेक्टर के पद पर भी रहे। ऐसे शख्सियत जिनका नाम है लाजपत आहूजा, उनके साथ आपकी मैं मुलाकात करा रहा हूं और मैं हूं राजेंद्र कानूनगो। तो आहूजा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम खबर भारत चैनल में और आप से मिलकर के हमारे दर्शक जो है वो काफ़ी प्रसन्न होंगे। उनको नया कुछ सीखने को मिलेगा, नई बातें आपके बारे में जानने को मिलेगी। तो हम शुरुआत करते हैं। आपके जीवन के सफ़र की शुरुआत आप कहाँ से हुई? कब आपके दिमाग में आया या मन में आया कि मुझे पत्रकार जगत में एंट्री लेना है? जी कानूनगो जी, मैं पढ़ाई के साथ ही पत्रकारिता में आ गया था एक तरीके से पार्ट टाइम के रूप में, और ग्वालियर के स्वदेश में और अन्य अखबारों में मैंने ये काम शुरू किया और उसी से फिर जनसंपर्क का एक रास्ता खुला। पीएससी की परीक्षा में भी हो गया था और जनसंपर्क में भी हो गया था। क्योंकि पत्रकारिता की पृष्ठभूमि थी इसलिए जनसंपर्क को ही चुना। जी, तो जनसंपर्क में आप पढ़ाई के दौरान ही आपने पत्रकारिता शुरू की जी। और जनसंपर्क को ही आपने अपना करियर बनाना उचित समझा। जनसंपर्क अधिकारी के रूप में आप के कोई विशेष अनुभव रहे हों, जहाँ जहाँ आप पदस्थ रहे, किस प्रकार का वहाँ का कार्य था, किस प्रकार के लोगों से मुलाकात आपकी हुई, किस प्रकार आपने वहाँ पर कोई अच्छा कार्य किया हो जो आपके जहन में हो, तो हमारे दर्शकों से उसको साझा करेंगे आप? कानूनगो जी, कैरियर के रूप में जनसंपर्क चुनना ऐसा कोई लक्ष्य नहीं था जी, क्योंकि पत्रकारिता में था। और फिर इधर एक हमारे मित्र जनसंपर्क में आए थे तो उन्होंने ही मेरा भी एक फॉर्म भर दिया जनसंपर्क का। संयोग से मैं पीएससी में भी क्लियर हो गया, जनसंपर्क की परीक्षा में भी हो गया। तो वो एक थोड़ी मज़ेदार घटना है, अगर आप हो तो बिल्कुल बिल्कुल बताएं आप जी। मेरे परिवार में किसी ने भी सरकारी नौकरी नहीं की। अरे वाह जी। तो मैं पहला व्यक्ति था। तो उस समय क्या होता था कि पीएससी के इंटरव्यू संभागीय मुख्यालयों में होते थे जी। तो इधर मैं जनसंपर्क की उसमें होगा, उसी दिन रिजल्ट निकला, उसी दिन वो हो गया। तो वापसी में मैंने देखा कि मेरा पीएससी में भी हो गया है और इंटरव्यू कॉल आया। तो मैंने अपने दफ्तर में एक अर्जी दी कि मैं गृहनगर ग्वालियर जा रहा हूँ, मुझे 3 दिन का अवकाश दिया जाए। वहाँ गया तो पीएससी में ये फॉर्म भरवाया गया, क्या आप सर्विस में हैं? अब झूठ तो बोल नहीं सकता था, मैंने कहा हूँ मैं। बिल्कुल। तो बोले आप क्या अपने विभाग की एनओसी लाए हैं क्या? अच्छा जी। मैंने कहा वो तो नहीं लाया हूँ। तो फिर उन्होंने कहा कि आपका इंटरव्यू हम इस शर्त पर लेंगे कि आप 10 दिन में विभाग की एनओसी दे दें। अच्छा जी। तो आपका इंटरव्यू वैलिड माना जाएगा, वैध माना जाएगा, अदरवाइज निरस्त हो जाए। तो मैंने कहा कि इसमें विभाग को क्या आपत्ति हो सकती है, तो मैंने अपनी कंसेंट दे दी। मैंने कहा मेरे बाद जिनका चयन हुआ है उनको मौका मिल जाएगा। यहाँ आकर जब मैंने ये कहा तो मेरी जांच शुरू हो गई कि आपने जो अवकाश की अर्जी दी उसमें तो ये कारण नहीं बताया, पहले क्यों नहीं बताया? और ऐसा करते करते वो महीना भर निकल गया। फिर बाद में मुझे कहा कि अब आप चाहें तो इस्तीफा देके जा सकते हैं।
तब मैंने कहा ना तो मैं इधर का रहूंगा ना उधर का, तो मुझे लगा कि मेरी नियति जनसंपर्क की है, तो फिर मैंने जनसंपर्क में ही कंटिन्यू किया। ये जहाँ जहाँ आप रहे वहाँ का कोई ऐसा कोई विशेष अनुभव या आपको हो, या कोई आपके साथ इस प्रकार का कोई वाकया हुआ हो जो हमारे दर्शकों को बताना उचित समझते हो? कानूनगो जी, हर जो व्यवसाय है, प्रोफेशन है जी, वो समर्पण मांगता है। बिल्कुल। और मेरी पहली जो पदस्थापना थी वो इंदौर कार्यालय में हुई थी। जी। और उस समय संचार के इतने साधन नहीं थे। हाँ, पुराने में। और हम लोग जब अपनी खबरें देते थे तो हमको लाइटनिंग कॉल या टाइम कॉल लगाने पड़ते थे, तो जाके समय पे खबरें जा पाती। बिल्कुल। एक बार वहाँ तत्कालीन मुख्यमंत्री का दौरा हुआ और मेरी ड्यूटी खरगोन में थी। अच्छा। और उस दिन पूरे इंदौर संभाग में भारी बारिश हुई जी। तो उसमें जैसे मैं किया तो खलघाट का पुल जो है जिससे पार करके मुझे इंदौर आना था, उस पे बाढ़ आ गई। अच्छा। वो नाला चढ़ गया। तो अब मेरे सामने ये समस्या थी कि मैं अपनी खबर कैसे दूं। हाँ। तो वहाँ एक टेलीफोन का केंद्र था, तो मैंने उनको कहा अच्छा वो टाइम कॉल लगा दिया जाए। हाँ। तो टाइम कॉल के बहुत पैसे लगते थे, आम ट्रंक कॉल से ज़्यादा पैसे लगते थे। अच्छा, उतने पैसे, नई नई नौकरी थी, संयोग से मेरे पास थे भी नहीं। तो मैंने उनको कहा कि ये खबर बहुत ज़रूरी है, सरकार की है, आप चाहो तो मेरी गाड़ी का टायर रख लो, लेकिन खबर तो जानी चाहिए। जी। तो उन्होंने कॉल लगा ली और वहाँ हमारे एक तरीके से बहुत सम्माननीय अधिकारी थे, रामस्वरूप जी माहेश्वरी। तो उन्होंने कहा कि एकमात्र आपका कॉल और आपकी खबर मिली है, क्योंकि बाकी जगह संचार के साधन कटे हुए थे। हाँ। फिर जब उनको पता लगा कि मैंने किन परिस्थितियों में ये किया है तो वो बहुत खुश हुए और उसको शाबाशी दी। और हर जगह इस तरह के अनुभव तो आते हैं। आप नई जगह जाते हैं, नए उस जगह का अपना इतिहास होता है, नए लोगों से मुलाकात होती है। तो कुल मिलाकर ये सारे प्रवास, सारी पदस्थापनाएं बहुत आनंददायक रही। बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने उदाहरण दिया कि आप किस तरीके से आपने खबर पहुंचाई। ये निश्चित है बिल्कुल, और सर्वमान्य तथ्य है कि पहले संचार के साधन इतने हुआ नहीं करते थे। बीच में टेलीप्रिंटर आया, कुछ इस प्रकार की नई नई चीज़ें इजाद होते 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 अब आजकल तो इतने साधन बन गए हैं संचार के कि खबर इधर हुआ नहीं कि उधर 2 सेकंड के अंदर आपकी खबर जो है कहाँ से कहाँ चली जाती है। लेकिन उस समय बड़ा कठिनाई का सामना करना पड़ता था। बिल्कुल सही है ये। इसके बाद जब आप संचालनालय में आप पदस्थ हुए भोपाल में, तो संचालनालय का अवधि कितनी रही सर? आपने कितने वर्ष तक यहाँ पर अलग अलग पदों पर काम किया और कौन कौन सा काम आपने मैं किया? 1990 में यहाँ आ गया था जी। तो मैंने अपने करियर की शुरुआत पत्रकारिता से की थी जी। और पर मुझ पे छाप लग गई कि मैं प्रशासनिक कार्यों में दक्ष हूँ। अच्छा। तो ये काफ़ी समय तक मेरे साथ ये लगा रहा। मैंने विभाग में आहरण संवितरण अधिकारी का, विज्ञापन के आहरण संवितरण अधिकारी का, विज्ञापन शाखा का, प्रशासन का, स्थापना शाखा का, इन सभी शाखाओं में काफ़ी काम किया। तो एक तरीके से कहते हैं कि पुराने ज़माने में शेर शाह सूरी के ज़माने में शाही घोड़े जो हैं हाँ। वो बदल न दिए जाएं, इसलिए उन पे मोहर लगती थी। अब वो परंपरा बाद में आदमियों पे लगने लगी तो उसमें मेरे पे प्रशासन का व्यक्ति होने की छाप लग गई। और आखिर में आखिरी के 5-7 सालों में फिर मुझे समाचार शाखा का भी प्रभार मिला। तो एक पत्रकार व्यक्ति तो अपने ही उसमें ज़्यादा वो रहता है। बहरहाल मुझे इन सारी शाखाओं का एक व्यापक अनुभव हुआ जो विभाग के हित में काम आया। जी, बिल्कुल। और जनसंपर्क के कार्यकाल में, जनसंपर्क विभाग के कार्यकाल में खास करके, बाकी तो रूटीन वर्क होता है जो भी आपने प्रशासनिक दक्षता के साथ वहाँ संपन्न किया,
लेकिन कोई समाचार से संबंधित ऐसी कोई विशेष आपको कोई घटना याद आती हो, या कोई ऐसी कोई, जैसा आपने अभी एक उदाहरण देकर के बताया था, तो समाचार से संबंधित ऐसी कोई विशेष कोई बात हुई हो कभी किसी आपके कार्यकाल में, और जो आपको यहाँ बताना चाहें तो जी ज़रूर, स्वागत है उसका। जी, जब मैं जनसंपर्क का संचालक बना तो एक चीज़ बहुत ध्यान में आई जी, कि जो कैबिनेट के निर्णय होते हैं जी, और उसकी जानकारी प्रेस को हम लोग दिया करते थे, जी, तो चूंकि वो गोपनीय रहता था मामला, तो कई बार विषय को तत्काल समझ के, क्योंकि समाचार में तो समय मिलता नहीं है, जी, तो तत्काल होना होता है, तो कई बार उसकी व्याख्या उस रूप में नहीं हो पाती थी जो कि वांछित है। तो इस विषय पर हमने देखा कि जो बिजनेस रूल्स हैं उसमें एक जगह ये मैंने पढ़ा कि संबंधित विभाग इसकी एक समाचार का एक छोटा प्रारूप भी देंगे, पर वो लागू नहीं था। हाँ, तो फिर हमने मुख्य सचिव से आग्रह किया, तत्कालीन मुख्य सचिव से। उसके बाद ये परंपरा शुरू हुई कि उनका जो कैबिनेट से प्रस्ताव आते थे उसके साथ एक समाचार में दिए जाने वाला प्रारूप भी आने लगा जी। तो इससे बड़ी सुविधा हो गई, क्योंकि जो उसकी प्रामाणिक और सही बात है वो सामने आने लगी और उसमें संदेह या भ्रम की स्थिति नहीं बनी। तो ये एक महत्वपूर्ण काम मैं समझता हूँ जिसमें मेरा योगदान रहा। एक विभाग के विज्ञापन संबंधी नए नियम वो समय समय पर होते रहे, लेकिन ये बहुत ज़रूरी था कि एक स्पष्ट नीति हो, तो एक नियम बनवाए, वो भी मेरे समय में बने। बिल्कुल। अब थोड़ा सा ये आपके सेवानिवृत्त होने के पश्चात आप माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय में भी आप रेक्टर के पद पर काम आपने किया। वहाँ का कोई अनुभव हो, वहाँ पर किस प्रकार का काम था, क्या वहाँ पर ऐसी चीज़ थी जो आजकल के छात्रों को जो नए पत्रकार बनना चाहते हैं उनके लिए उपयोगी सिद्ध हो, ऐसी कोई बात आप बताना चाहें? ज़रूर जी। ये मेरा सौभाग्य रहा कानूनगो जी कि मैंने अपना कैरियर पत्रकारिता से शुरू किया, फिर जनसंपर्क में रहा, फिर पत्रकारिता शिक्षण के विश्वविद्यालय में गया। वहाँ मैं रेक्टर था। जो रेक्टर जो है कुलपति के उपकुलपति के बाद का पद होता है, तो उसमें बहुत सारे इस तरह के अनुभव आए। जो छात्र आते हैं उनको लगता है कि पत्रकारिता एक बहुत ग्लैमर का क्षेत्र है। अच्छा जी। लेकिन उन्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि चाहे आज संसाधन बढ़ गए हों, लेकिन पत्रकारिता अभी भी एक कष्ट साध्य है, और एक जो समर्पण भाव चाहिए इस पेशे में वो बहुत ज़्यादा चाहिए। उसके साथ ही आपकी जो प्रामाणिकता है वो बहुत महत्व रखती है। जिनकी प्रामाणिकता है वो इस पेशे में आगे बढ़ सकते हैं। तो उस नाते वहाँ का बहुत अच्छा रहा। एक चीज़ जो मुझे वहाँ की बहुत ज़्यादा स्मरण है, माखनलाल जी चतुर्वेदी की एक कवि और साहित्यकार के रूप में बहुत ऊंचाई है। उनकी पुष्प की अभिलाषा कविता तो कालजयी कविता है, बिल्कुल। लेकिन उनका एक पक्ष थोड़ा सा अल्प ज्ञात था कि एक पत्रकार के रूप में उनकी क्या उपलब्धियां हैं। हाँ। तो एक शोध हमने किया। ये शोध उस समय था कि जब अंग्रेज सरकार ने सागर के पास एक गोवंश के काटने का कारखाना लगाया, आधुनिक कसाई खाना। अच्छा जी। और इसका विरोध जो है शुरू हुआ जबलपुर से। फिर माखनलाल जी चतुर्वेदी जा रहे थे ट्रेन से नागपुर के लिए, तो रास्ते में उनको हितवाद अखबार में उसका विज्ञापन पढ़ने को मिला। उसमें एक कंपनी बनाई गई थी और इतनी धूर्ततापूर्ण विज्ञापन था कानूनगो जी वो, जिसमें ये कहा गया था कि इसमें सुअर नहीं काटे जाएंगे, ये लिखा हुआ है। अच्छा।
तो ये इसलिए था कि फिर आखिर उस कारखाने में काम कौन करेगा, तो भाई मुस्लिम लोग करें, इसीलिए उनको ये आश्वासन दिया गया कि गायें तो काटी जाएंगी लेकिन सुअर नहीं काटे जाएंगे, क्योंकि वो तो यूरोपीय लोग थे और दोनों का मांस खाते थे, वो गो मांस भी खाते थे, सुअर का मांस भी खाते थे। तो इस पे उन्होंने वहां से वो यात्रा अधूरी छोड़ के लौट आए माखनलाल जी, और करमवीर में लगातार 3 महीने इसके खिलाफ लिखा और फिर एक आंदोलन का रूप ले लिया उसने, और अंततः सरकार को वो निर्णय वापस लेना पड़ा। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि, इस पे एक शोध प्रबंध मेरे समय में मेरे संपादन में हुआ, जो मैं एक अपनी जीवन की उपलब्धि मानता हूँ। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है। और ये जो एक उनका माखनलाल जी का जो अनछुआ पहलू है कि वो एक पत्रकार भी और सफलतापूर्वक पत्रकारिता उन्होंने की, और उस मसले को जो गोवंश को काटे जाने वाला, और ख़ास करके उसमें ये चीज़ कि सुअर को नहीं काटे जाएंगे, तो ये एक नई चीज़ लोगों को आज आपके माध्यम से मालूम पड़ी है जी। और बहुत लोग इस चीज़ से अनभिज्ञ होंगे कि ये भी उनका एक स्वरूप था पत्रकारिता का। कविता तो वो रहे ही, जितनी ऊंचाइयों को छुआ उन्होंने शायद कोई और वहाँ तक नहीं पहुँचा। तो ये एक आपके माध्यम से बहुत नई बात हमको मिली। अब एक बात मैं और करना चाहता हूँ आपसे कि पत्रकारिता जो आजकल के युग में जो चल रही है, उस पर अपन क्या टिप्पणी कर सकते हैं? क्योंकि अभी पुराने समय की जो पत्रकारिता है और अभी के समय की जो पत्रकारिता है, उसमें काफ़ी अंतर देखने को मिलता है। तो इस पर क्या अपन विचार कर सकते हैं, क्या बात कर सकते हैं कि उसमें इतना अंतर क्यों आया? ये उसके मानदंडों में, उसकी भाषा शैली में, उसकी प्रस्तुतिकरण में, मुद्दों को उठाने में, इस प्रकार कुछ अंतर है पुराने ज़माने के और आजकल के समय के? क्योंकि आजकल तो 2-2, 3-3 प्रकार के मीडिया हो गए हैं। प्रिंट मीडिया अपनी जगह है, एक जो सोशल मीडिया है वो अपनी जगह पर है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अपनी जगह पर है। तो ये अलग अलग जो मीडिया आ गए हैं हमारे सामने, तो इन पर क्या आपकी टिप्पणी होगी, क्या आप कहना चाहेंगे इसमें? ये बहुत ही सामयिक प्रश्न है आपका कानूनगो जी। जनसंचार के साधन बहुत बड़े हैं, जैसे आपने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ गया, सोशल मीडिया आ गया, तो ये साधन तो बड़े हैं, लेकिन मीडिया की विश्वसनीयता घट रही है। ये एक बहुत ही विचार का सवाल है। और आजकल ऐसा हो गया है कि सोशल मीडिया में विशेषकर अर्ध सत्य परोसा जाता है जी। लेकिन ये भी उतनी ही अपनी जगह सही है कि अगर कोई सच्ची बात है तो अगर वो सोशल मीडिया के में भी साथ साथ चलती है तो वो बहुत प्रबल होकर सामने आ जाती है, अगर वो सच्ची है तो। लेकिन इसका एक श्याम पक्ष ये है कि बहुत जल्दी अखबारी सुर्खियों पे प्रतिक्रिया हो जाती है और सोशल मीडिया भी उस पर पिल पड़ता है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी पिल पड़ता है। अभी का एक उदाहरण मैं देना चाहूँगा। जैसे अभी एक अग्निपथ करके योजना सेनाओं में भर्ती की आई, बिल्कुल। इसके पूरे अंदर तक कोई नहीं गया और ऐसा माहौल बना दिया गया कि पता नहीं इससे क्या होगा। जबकि अगर आप देखें, इस पर एक बहुत संयमित आवाज उठाई है, वो कांग्रेस के सांसद नहीं उठाई, मनीष तिवारी जी, जो भूतपूर्व मंत्री भी रहे जी। उन्होंने राजनीति से उठकर इस बात पे अपने विचार रखे। देखिए, एक उनका कहना है कि टेक्नोलॉजी बदल रही है, पूरी दुनिया में सेना जो है लाइट हो रही है, टेक्नोलॉजी का समावेश ज़्यादा हो रहा है और इसके साथ युवा जुड़ें, ये एक वो बहुत जरूरी पक्ष है, जरूरी सुधार है।
अच्छा, ये भी लोगों को नहीं मालूम कि ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। 1970 तक भी 7 साल की सर्विस होती थी, लेकिन एक इस बीच में ये स्थिति बन गई कि एक रैंक एक पेंशन। तो पेंशन का जो खर्च है, जो 2011 में 19% था टोटल डिफेंस बजट का, रक्षा बजट का, वो बढ़कर हो गया है 26%। अगर हम अपने डिफेंस बजट का 1/4 से अधिक केवल पेंशन पे खर्च करेंगे तो हमारे रक्षा बजट की स्थिति क्या होगी और देश की डिफेंस की स्थिति क्या होगी। तो ये गंभीर, इसके लिए विकल्प निकालेंगे। एक इसमें इस योजना में सबसे अच्छी बात यह है, आप भी शासकीय सेवा में रहे हैं कानून गो जी, कि 17.5 साल का युवक नौकरी करेगा और नौसेना में जाएगा और 21 साल में उसका वो टर्म खत्म हो जाएगा और उसको मिलेंगे कुल मिलाकर 23 लाख रुपए। आप और हम गवाह हैं। मुझे याद है कि मेरे जीपीएफ में जब तक मेरी उम्र 40 साल नहीं हो गई तब तक 10 लाख भी इकट्ठे नहीं हुए। तो अगर किसी युवक को 21 वर्ष की उसमें 23 लाख रुपए मिल रहे हैं और उसके बाद उसके पास कैरियर का ऑप्शन है, तो क्या स्कीम है इसको लेकर इतना फिर और विरोध, क्या विरोध हो रहा है? ऐसा एक रा के पूर्व चीफ ने कहा, विक्रम सूद जी ने, कि ये भी गंभीर चिंता का विषय है कि अचानक ऐसा क्या होता है, बड़ी सहजता से आग लगा रहे हैं, ये जल रहे हैं, ये कैसे हो रहा है? तो कहीं ना कुछ दुर्भिसंधि है। तो ये सब चीजें बहुत विचार की हैं और इसमें मीडिया की जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है। इस मामले में एक लाइन कह के मैं अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा कि मीडिया ने शुरू में इसको भड़काने का काम किया, पूरे तथ्य नहीं रखे। अब ये मैं देखता हूं कि अब डिफेंस के चीफ भी आ रहे हैं, तीनों सेनाओं के चीफ आ रहे हैं, दूसरे विशेषज्ञ आ रहे हैं, लेकिन ये काम पहले दिन से क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हम उस विषय के विशेषज्ञ नहीं हैं, तो कम से कम विशेषज्ञों की सुने, उसके सारे पहलू जाने। अगर आप लोग ये कहते हैं कि युवक क्या करेगा 21 साल के बाद, उसमें भी प्रोविजन किया गया है। जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, राज्यों की पुलिस है, कई मुख्यमंत्रियों ने तो घोषणा कर दी कि हम उनको प्राथमिकता देंगे। और फिर आज 21 साल की उम्र में किसको नौकरियां मिल रही हैं? ये ऐसी कोई स्कीम बताएं जिसमें 17.5 साल के युवक को नौकरी मिल जाए। तो एक अभिनव स्कीम थी, खुले दिल से स्वागत होना चाहिए था उसका, कम से कम उसको प्रयोग के तौर पे परीक्षण करने तो दिया जाए। तो ये इसमें मीडिया की बहुत बड़ी भूमिका है, जो मुझे कई बार बहुत दुख होता है कि वो अपनी पूरी तरीके से अपनी भूमिका नहीं निभा रहे। बिना तैयारी के, बिना उन तथ्यों को जाने, बिना गहराई में उतरे, और मीडिया ने जो है वो एक अलग माध्यम अपनाया, एक अलग प्रकार का रवैया अपनाया, और इसका नतीजा मीडिया का ही ये नतीजा रहा कि वो बातें चारों तरफ स्प्रेड हुई और बहुत सारी शासकीय संपत्ति का जो है वो नुकसान हुआ, रेलें जलाई गई, हिंसा हुई, कहीं कहीं गोलियां भी चली, 1-2 लोगों की मृत्यु भी हुई, ऐसा सुनने में आया है। तो ये जो भूमिका, यदि मीडिया जैसा आपने बताया कि यदि पहले ही डिफेंस के लोगों को लेकर के डिबेट कराता, चर्चा करता, तो ये स्थिति निर्मित नहीं होती। यहाँ एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, जोड़ना चाहता हूँ आपकी बात को आगे बढ़ा के, कि उसमें हिंसा करने की कोई बात नहीं थी। जो युवा उस योजना को पसंद नहीं करते कि हमें नहीं जाना है, हम इस चीज़ को हमें नहीं चाहिए, तो आप मत जाइए उसमें। आपके लिए ऑप्शन खुला है, आपको जबरदस्ती तो वहाँ कोई भर्ती कर नहीं रहा था कि नहीं आपको आना ही है वहाँ पर। बंधनकारी योजना बंधनकारी नहीं थी, ऑप्शनल था कि भाई आपके लिए ये कि योजना हमने बनाई है, आप इसमें अगर आप नहीं जाना चाहें तो जबरदस्ती तो कहीं थी नहीं। तो इतनी हिंसा की जरूरत नहीं थी। इसमें कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ राजनीति हुई होगी, ये अलग विषय है, अपन इस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ अंत में आपसे, आज के जो युवा
पत्रकार बनना चाह रहे हैं या जो बने हुए हैं, सीख रहे हैं, आप वहाँ डायरेक्टर भी रहे हैं माखनलाल जी में, जहाँ पर ये कोर्स और चलते हैं, तो उन युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि आप जो है वो आपको क्या चीज़ समझना चाहिए कुशल पत्रकार बनने के लिए और एक अच्छा पत्रकार बनने के लिए आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है? क्या आप उनको कहना चाहेंगे इस बारे में? जी, मैं दो बातें कहना चाहूँगा साहब। एक तो पत्रकारों को, जो भी पत्रकार बनने की उसमें है, कि ये कोई बहुत फूलों वाला क्षेत्र नहीं है। ये बात तो बिल्कुल सत्य है, इसमें कठिनाइयाँ हैं। और अगर आपके मन में एक भाव है, जैसे सेना की भर्ती वाली बात आई थी, तो जिसमें सेना राष्ट्र का जज्बा है, उनके लिए वो एक नौकरी समझ के ना जाएं। ऐसे पत्रकारिता आप केवल बहुत ग्लैमर वाला क्षेत्र ऐसा समझ के ना आए। और अगर आपको अच्छा पत्रकार बनना है तो गहरे अध्ययन की आदत डालिए, त्वरित प्रतिक्रिया से बचिए और अपना जो जिसको कहते हैं होमवर्क, वो पहले बहुत अच्छे से करना सीखिए। एक आखिरी बात मैं और कहना चाहता हूँ कानूनगो जी, ताज भोपाली का एक शेर है, व्यवस्था तो हम सब बदलना चाहते हैं, लेकिन व्यवस्थाएं बदलने में समय लगता है, उस समय का हमको साक्षी होना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि निज़ाम कोहन बदल डालूं। निज़ाम कोहन माने पुरानी व्यवस्था, बिल्कुल, ये समझ। मैं चाहता हूं कि निज़ाम कोहन बदल डालूं, मगर ये फकत मेरे बस की बात नहीं। वाह। उठो दुनिया के आम इंसानों, ये 2 4 10 की बात नहीं। मतलब सबको इसमें जुटना पड़ेगा, जी हाँ, तभी ये व्यवस्था हो सकेगी सामूहिक। जी जी, बिल्कुल। तो बहुत अच्छी बात कही आपने, बहुत अच्छा शेर सुनाया। इसी के साथ हम इस कार्यक्रम को यहाँ पर विराम देना चाहेंगे। और आहूजा जी हमारे साथ जुड़े, लाजपत आहूजा जी, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। आपका धन्यवाद। और उन्होंने बहुत नई कुछ चीज़ें बताई जिसका कि आप ध्यान में नहीं होगा आपका। और इस बात के साथ कि आज की पत्रकारिता जो है वो सही दिशा में जाए तो देश के लिए और समाज के लिए उपयोगी होगी, इन्हीं शब्दों के साथ आज हम इस कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। और आप बने रहिए खबर भारत के साथ, अगले कार्यक्रम आप देखते रहिए और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।